इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से गुजराती और मारवाड़ी लोगों की पॉपुलेशन सिर्फ 5% है, बट इस कंट्री की 50% वेल्थ इन्हीं 5% लोगों के पास है। ये कोई साजिश नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है जो आप भी सीख सकते हो। और इसका प्रूफ है गुजराती कम्युनिटी का सक्सेस इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी। यूएस की पॉपुलेशन में इंडियन सिर्फ 1% है और उसमें से सिर्फ थोड़े ही गुजराती पटेल हैं, लेकिन तब भी अमेरिका की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 40% से ज़्यादा ओनर्स गुजराती हैं। बट सरप्राइजिंग बात तो ये है कि 1970 के पहले यूएस में गुजरातीज ना के बराबर थे। तो क्यों इतने गुजराती यूएस आए और कैसे इतने कम लोगों ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर लिया? इसका जवाब हमें मिलता है मोनीश पबराई की बुक धंधों से। हमने हमेशा से यही सीखा है कि अगर आपको ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो आपको बड़ा रिस्क भी लेना होगा, बट गुजरातीज का धंधो माइंडसेट इसका ठीक उल्टा है, जो कहता है हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। यानी कि रिस्क कम से कम होना चाहिए और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और यही फिलॉसफी मारवाड़ी जैसे और बिजनेस कम्युनिटीज़ भी फॉलो करती हैं। बट 1970s के पहले तो पटेल्स यूएस में नहीं थे, तो ये सब हुआ कैसे? यूएस आने से पहले गुजराती पटेल्स युगांडा में अपना धंधा चलाते थे, बट 1972 में सब बदल गया। जनरल इदी अमीन युगांडा के डिक्टेटर बन गए और उनका यह मानना था कि अफ्रीका के बिजनेस, प्रॉपर्टीज और पैसे पे सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन का हक होना चाहिए। उन्होंने इन सारे पटेल्स के करोड़ों के बिजनेस और प्रॉपर्टी को हड़प लिया और उन्हें अपनी कंट्री से बाहर निकाल दिया। अब लगभग 70,000 गुजरातीज़ को अपने लिए एक नया घर ढूंढना था और इस टाइम इंडिया के हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। उनके पास कुछ ऑप्शंस थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के, उसमें कई इंग्लैंड और कनाडा शिफ्ट हो गए और बाकी कुछ रेफ्यूजीज़ यूएस आ गए। तो जब एक पटेल फैमिली यूएस पहुंचती थी तो उस फैमिली के पापा पटेल को पैसे कमाने होते थे। अब इस नए देश में जहाँ पे उनको इंग्लिश अच्छे से आती नहीं थी, वहाँ उनके लिए जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता था। अब पापा पटेल ने नोटिस किया कि अमेरिका में कई कम्युनिटीज अलग अलग बिजनेसेस पकड़ लेती थी। जैसे कोरियंस ग्रोसरी बिजनेस में थे, चाइनीज लोग लॉन्ड्री बिजनेस में थे और इंडियंस और पाकिस्तानी उस टाइम तक यूजुअली कैब सर्विसेज में थे। उन्हें इस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कि वो अपने बीवी बच्चों का कैसे पेट पालें। तो उन्होंने सोचा कि एक ग्रोसरी शॉप में काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम करने के बाद उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जहाँ पे उन्होंने देखा कि शॉप के सामने एक मोटेल था जहाँ बैंक की तरफ से लिखा हुआ था फॉर सेल फॉर $50,000। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम यूएस वियतनाम वॉर चल रहा था और कोई इतना ट्रैवल नहीं कर रहा था। इसकी वजह से मोटेल्स लॉस में चल रहे थे और बैंक के सारी प्रॉपर्टी सीज करके डिस्काउंट में सेल कर रहा था। उन्होंने अपना धंधो माइंडसेट लगाया और उन्होंने सोचा कि वॉर की वजह से लोग बाहर तो नहीं निकल रहे, बट फ्यूचर में जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो ये मोटेल बिजनेस वापस प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो उन्हें जैसे तैसे करके अपनी सेविंग से अपने रिश्तेदारों से इकट्ठा करके $5,000 का डाउन पेमेंट करके उस 20 रूम के मोटेल को खरीद लिया। अब 20 रूम में से 3-4 रूम वो अपने लिए रख लेते थे अपनी फैमिली के रहने के लिए। इसकी वजह से उनका रेंट बच जाता था। उस मोटेल में उनको एम्प्लॉयज़ रखने की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि सारे फैमिली वाले ही काम करते थे, तो सैलरी के पैसे बच जाते थे। उस फैमिली के आदमी लोग बाहर जाके छोटी मोटी जॉब्स करते थे और पैसे कमाने के लिए, और औरतें यूजुअली रिसेप्शन पे बैठ जाती थी कस्टमर्स को संभालने के लिए। और वीकेंड्स पे वो सारा मरम्मत का काम करते थे, अपने मोटेल को और बेहतर बनाते थे। अब ना ही उनके रेंट का खर्चा था क्योंकि वो मोटेल में ही रहते थे, वहीं पे खाना बनाते थे और सारा मरम्मत का और मेंटेनेंस का काम भी वो खुद ही करते थे। इसकी वजह से वो कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा कर लेते थे और अपने रूम्स को सबसे सस्ते दाम पर देते थे। ऐसा करने की वजह से उनकी सेल्स बढ़ने लगी और जब वॉर ख़त्म हो गया और सिचुएशन नॉर्मल होने लगी तो उनका डूबता हुआ ये मोटेल का बिजनेस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया। जैसे जैसे प्रॉफिट्स बढ़े वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते गए। मोटेल से हट के उन्होंने होटल्स एक्वायर करना शुरू किया, धीरे धीरे डंकिन डोनट्स, 7-Eleven, और ऐसे करके अमेरिका में वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज़ में से एक बन गए। ये स्टोरी कई सारी गुजराती और मारवाड़ी फैमिलीज की थी जो उस टाइम गई थी यूएस पे, जिनकी थिंकिंग से इंस्पायर होकर मोनीश पबराई ने धंधो फ्रेमवर्क निकाला। इसके 7 रूल्स मैं आपको बताऊंगा जो हर कोई बिजनेस में अप्लाई कर सकता है। ये पहला रूल शायद यूट्यूब फाइनेंस गुरुज को पसंद ना आए, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है पैसे कमाने का। गुजराती और मारवाड़ी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट करने में बहुत मेहनत लगती है और रिस्क भी बहुत हाई होता है। इतने एफर्ट्स के बाद भी गारंटी नहीं होती कि उस बिजनेस से प्रॉफिट होगा या नहीं। अब इन लोगों का बहुत सिंपल रूल है, उन्हें अपने कैपिटल पे विद इन 3 years रिटर्न मिलना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो सबकी बस की बात ना हो, जो हर कोई समझ के कॉपी ना कर पाए।
इसीलिए आपको यूट्यूब पे लोग अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेटेड बिजनेसेस बताएंगे। वहीं गुजराती और मारवाड़ी लोग ऐसे बिजनेसेस ही पिक करते हैं जो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें समझना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि वो एक बात जानते हैं, इंसान की कुछ बेसिक नीड्स ही होती हैं, और अगर आप उनको फुलफिल करते रहेंगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा। तो रूल नंबर 1 है बाय अ सिंपल एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो एक बिजनेस को क्रिएट करके उसे बड़ा बनाने से अच्छा है कि आप ऐसे बिजनेसेस को खरीदो जिनकी मार्केट में पोजीशन ऑलरेडी अच्छी है, उनका बिजनेस मॉडल प्रूवन है और वहाँ पे सेल्स भी ठीक ठाक होती ही रहती है। अब आप सब लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो सुन रहे होगे, लेकिन ये सेकंड रूल आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार वॉरेन बफेट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, चेंज हमारी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए हमें ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है, यानी ऐसे बिजनेसेस जिनमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, वो हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। जैसे मोटल्स का बिजनेस, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग अगर ट्रैवल करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं तो रुकना होगा ही। इसी तरह और भी कई बिजनेसेस हैं जिनका रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है, इसीलिए रूल नंबर 2 है फोकस ऑन बाइंग बिजनेसेस विद एन अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस चीज के बारे में सोचें कि 50 साल बाद कोका कोला और मैकडोनल्ड्स जैसी कंपनीज मार्केट में रहेंगी या नहीं, मोस्ट लाइकली ये कंपनीज तब भी बिजनेस में रहेंगी, क्योंकि हम इंसानों की कुछ वीकनेसेस होती हैं, टेस्टी शुगरी फैटी खाना खाना, वो भी क्विकली और कन्वीनियंटली। पिछले 50 साल से ये कंपनीज अपनी इसी स्पेशलिटी की वजह से मार्केट में हैं, और जब तक लोगों को ऐसा खाना खाना और ड्रिंक्स पीना पसंद होगा तब तक ये कंपनीज बिजनेस में रहेंगी। इन बिजनेसेस का रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो है, लोगों के टेस्ट बड्स ओवरनाइट नहीं चेंज होते हैं। वहीं अगर दूसरा एग्जांपल आप लें कि 50 साल बाद यूट्यूब, फेसबुक या नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज मार्केट में रहेंगी या नहीं, इसका जवाब देना और मुश्किल है, क्योंकि ये कंपनीज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं जो बहुत तेजी से बदलती रहती हैं। हो सकता है फ्यूचर में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब से और अच्छे ऑप्शंस मार्केट में आ जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि इन ऐप्स की हमें जरूरत ही ना पड़े। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंज स्लो हो। अब रूल नंबर 3 आपको थोड़ा ईवल लगेगा, बट बिजनेस में ये सब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आगे सुनिए। साल 2005 में दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पे थे बिल गेट्स और नंबर 3 पे थे एक मारवाड़ी बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बिल गेट्स और लक्ष्मी मित्तल की बिजनेस जर्नी सेम टाइम पे शुरू हुई थी। जहां बिल गेट्स सॉफ्टवेयर बेच रहे थे, कम से कम एक्सपेंसेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा रहे थे, वहीं लक्ष्मी मित्तल बहुत ही बेसिक स्टील का धंधा कर रहे थे। स्टील इंडस्ट्री वैसे एक बहुत कंपैरेटिव इंडस्ट्री है, जिसे शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, आपको रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ते हैं, बड़े बड़े प्लांट सेटअप करने पड़ते हैं, इसमें बहुत पैसे लगते हैं, और इसके बाद भी इस काम में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि स्टील का प्राइस मार्केट डिसाइड करती है। जनरली ऐसे बिजनेसेस से लोग दूर रहते हैं, बट लक्ष्मी मित्तल ने अपनी सारी वेल्थ इसी स्टील के बिजनेस में बिल्ड करी। उन्होंने 1976 में इंडोनेशिया में एक छोटी सी मिल से शुरू किया और धीरे धीरे करके वो अपनी मिल्स को एक्सपैंड करते रहे। अब उनकी सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी ये थी कि उन्हें जब भी कोई और मिल मिलती थी जो घाटे में चल रही होती थी, जो बिजनेस एक्चुअली संकट में होते थे, वो उन्हें खरीद लेते थे। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें तो कजाकिस्तान में कारमेंट स्टील वर्क्स की नाम की एक स्टील कंपनी थी जो बस बंद होने वाली थी, क्योंकि उस टाइम स्टील की डिमांड काफी कम हो गई थी। उनका बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था और उनके एम्प्लॉयज को महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। इस मौके को देखते हुए उन्होंने स्टील कंपनी को बहुत ही चीप रेट में खरीद लिया, सभी एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी भी दे दी, बिजनेस मॉडल को चेंज किया और 5 साल के अंदर प्रॉफिटेबल बनाया। इसी सेम स्ट्रैटेजी को यूज करके उन्होंने रोमानिया और मेक्सिको जैसे कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। तो रूल नंबर 3 है बाय डिस्ट्रेस्ड बिजनेसेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज। इस रूल के हिसाब से हमें ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके अंदर अभी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, मार्केट में ऐसी सिचुएशंस हो कि वो प्रॉफिटेबली रन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें पता हो कि टाइम और स्किल्स की वजह से हम उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसी रूल को फॉलो करके गुजराती पटेल्स ने मोटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन की वजह से कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था, वो इंडस्ट्री बहुत मुश्किल में थी, लेकिन उनको पता था कि मोटल्स का बिजनेस तो सॉलिड है और अगर हम अपनी कॉस्ट कम रख के इसको चलाते रहेंगे तो फ्यूचर में हमें बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। ऐसे ही सिमिलर एग्जांपल है, कोविड के टाइम बहुत लोगों ने एयरलाइंस के स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और अब वो प्रॉफिट में है। रूल नंबर 4 समझने के लिए आपको थोड़ा मेडिवल हिस्ट्री में समझाता हूँ। पुराने ज़माने में किलों के आसपास एक खाई होती थी जिसमें पानी भर दिया जाता था, कभी कभी उसमें मगरमच्छ भी होते थे। ये इसलिए होता था कि जब कोई और किले को अटैक करने की कोशिश करे तो वो किले तक पहुँच ही ना पाए। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, आप जितना सक्सेसफुल होते हो बिजनेस में, उतने लोग आपसे आपका मार्केट शेयर छीनने आते हैं।
तो जिन बिजनेसेस के आसपास यही खाई होती है जिसको मोट बोलते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस में अपना पैसा लगाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में वो कौन सी खास बात है जो उसको अपने कंपेरेटर से बेटर बनाती है। यही है रूल नंबर 4, ऑलवेज इन्वेस्ट इन बिजनेसेस विद ड्यूरेबल मोट्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके एरिया में एक जूस की दुकान है जहाँ हर कोई जूस पीने आता है। अब अगर उसी एरिया में एक और जूस की दुकान खुल जाए तो आपको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, वरना लोग उसी जगह से जूस पियेंगे जहाँ पे उनको सस्ता मिलता है। बट अगर आपने अपने बिजनेस में मोड्स बनाई हैं तो आपको अपना प्राइस कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जूस की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा दे सकते हो, या आप बहुत हाई क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो। आप अपनी कोई स्पेशल रेसिपी बना सकते हो मिक्सेस की या मिल्क शेक्स की, जो और कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ये सभी चीज़ें आपके लिए मोड्स का काम करेंगी। फिर चाहे इलाके में कितनी भी दुकान खुल जाए, आपका एक लॉयल कस्टमर बेस बना रहेगा। वो मोड्स ही होती हैं जो एक बिजनेस को अपने कंपेरेटर से अलग बनाती हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अपना धंधा बरकरार रखो तो उन सभी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा जो आपके कंपेरेटर्स इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट रूल है जो सीक्रेट सॉस है कम टाइम में बहुत पैसे कमाने का। नवंबर 1963 में वॉरेन बफेट ने अपनी कंपनी बफेट पार्टनरशिप्स की टोटल एसेट्स का 40% सिर्फ एक बिजनेस अमेरिकन एक्सप्रेस में इन्वेस्ट कर दिया। एक ऐसा बिजनेस जहां उनका कोई कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं था। उस टाइम उनकी कंपनी में अराउंड $17.5 मिलियन थे, तो टोटल उन्होंने $7 मिलियन सिर्फ एक अकेली कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर्स खरीदने में इन्वेस्ट कर दिए। बाहर से देखने वालों को ये बहुत रिस्की लग रहा था, लेकिन बफेट कुछ और जानते थे। अमेरिकन एक्सप्रेस को सैलेड ऑयल क्राइसिस से बहुत बड़ा लॉस हुआ था। कंपनी ने $60 मिलियन का लोन दिया था कोलैटरल के अगेंस्ट, जो सैलेड ऑयल के टैंक्स थे। सैलेड ऑयल एक तरह का लाइट टेस्टिंग वेजिटेबल ऑयल होता है जो सैलेड्स में डालते हैं। बाद में पता चला कि टैंक्स में मोस्टली पानी था और उनका बोरोवर बैंकरप्ट हो गया। अमेरिकन एक्सप्रेस ने $60 मिलियन का लॉस अनाउंस किया और उनके शेयर्स आधे हो गए। उस टाइम उनका टोटल मार्केट कैप अराउंड $150 मिलियन था, तो $60 मिलियन का लॉस एमेक्स के लिए बहुत बड़ी बात। अब आप वॉरेन बफेट का धंधोपना देखिए। मिस्टर बफेट ने सिचुएशन को केयरफुली एनालाइज किया और कंक्लूड किया कि जब तक अमेरिकन एक्सप्रेस के ट्रैवलर्स चेक्स और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ट्रस्ट इंटैक्ट रहेगा, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से कहीं ज़्यादा होगी। उनको लगा कि इस कंपनी का कोर बिजनेस तो अभी भी ठीक है और ये जो शेयर प्राइस गिरा है ये एक्चुअली एक डिस्काउंट है। इसीलिए उन्होंने अपनी 40% नेटवर्थ उसी स्कैंडल हिट बिजनेस में लगा दी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। यही है रूल नंबर 5, बेट हेविली व्हेन द ऑड्स आर ओवरवेलमिंगली इन योर फेवर। तो जब मौका अच्छा हो तो बड़ा बेट करना चाहिए और बाकी टाइम शांत रहना चाहिए। वॉरेन बफेट ये इसलिए कर पाए क्योंकि उनकी साइकोलॉजी उनके कंट्रोल में थी। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। अब अगर अगला रूल आप समझ गए तो आपको अपने सामने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी जो लाखों इंडियंस यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको कोई साड़ी मुंबई में 15,000 की मिल रही है, लेकिन वही साड़ी की कीमत सूरत में 10,000 रुपये हो। तो अगर हम सूरत से 10,000 में खरीद के मुंबई में 15,000 में बेचते हैं तो हम 5,000 का प्रॉफिट कमाते हैं। इसी तरीके से अगर आज गोल्ड की कीमत 50,000 रुपये है और अगर एक महीने बाद यही गोल्ड 55,000 रुपये हो जाए तो एक महीने में आप 5,000 रुपये प्रॉफिट कमा लेते हो। इसको कहते हैं आर्बिट्राज, जो हमारा रूल नंबर 6 है। साड़ी के केस में हो गया आर्बिट्राज ऑफ प्लेस और गोल्ड के केस में हो गया आर्बिट्राज ऑफ टाइम। इसी तरीके से होता है डॉलर रुपी आर्बिट्राज, जिसको लाखों इंडियंस यूज करते हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपका महीने का खर्चा $500 में चल जाएगा, लेकिन अगर आप यूएस में रहते हो तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 हज़ार डॉलर चाहिए होंगे सर्वाइव करने के लिए। ऐसे ही अगर आप अपनी स्किल्स ऑफर करते हो राइटिंग की, वीडियो एडिटिंग की, कोडिंग की, तो आप यूएस में रहने वालों से कम चार्ज कर सकते हो, लेकिन तब भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से इंडिया में इतने कॉल सेंटर्स और आईटी कंपनीज बनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्बिट्राज हमेशा नहीं रहता है। धीरे धीरे इंडिया में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी और ये आर्बिट्राज उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, बट जब तक ये अवेलेबल है इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब नेक्स्ट रूल आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जब आप इसका लॉजिक सुनेंगे तो इट विल मेक सेंस। रूल नंबर 7 है इन्वेस्ट इन द कॉपी कैट्स नॉट द इनोवेटर्स। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई बहुत यूनिक आइडिया होना चाहिए बिजनेस में सक्सीड करने के लिए, लेकिन इनोवेशन बाय डेफिनेशन बहुत रिस्की होता है। अगर आप पटेल्स का एग्जाम्पल लें तो जितने पटेल्स ने मोटल्स खोले 1970 के बाद, उन सब ने सिमिलर मॉडल यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इट वॉज अ मॉडल दैट वर्क। इनोवेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी।
ऐसे ही अगर आप देखें तो स्नैपचैट ने रियल इनोवेशन किया था स्टोरीज लाके, लेकिन फेसबुक ने उस फीचर को कॉपी कर लिया और अब वो वन ऑफ द कोर फीचर्स ऑफ इंस्टाग्राम बन गया है और फेसबुक का मार्केट कैप स्नैपचैट से बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं तो इनोवेशन में इन्वेस्ट करना रिस्की है, लेकिन कॉपी कैट में इन्वेस्ट करना काफ़ी हद तक सेफ माना जाता है। बट इन 7 रूल्स को आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप एक चीज़ समझ लें जिसके बारे में मैंने आपको पहले हिंट दी थी, वो है आपकी साइकोलॉजी। उसके ऊपर मैंने अपने वीडियो साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरी में एक्सपैंड किया है, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अगली बुक समरी का सजेशन आप कमेंट्स में देख सकते हैं। एंड अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।